आप स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। कॉमरेड, कल हमारी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड वृंदा करात जी ने डेमोक्रेसी इन लॉकडाउन पर विस्तार से चर्चा की है, आप सुने होंगे। मुझे आज कहा गया कि बिहार के संदर्भ में अपनी बातों को रखने के लिए, मेरा बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है लाइव फेसबुक पर, पार्टी के सेंट्रल लाइव फेसबुक पर मैं पहली बार बोल रहा हूँ। पिछली दफ़ा बिहार पार्टी के फेसबुक पर एक दो बार बोला हूँ, लेकिन जब पार्टी पॉलिट ब्यूरो के साथी का निर्देश है तो मुझे बोलना आवश्यक है और मैं इनकार भी नहीं कर सकता। हम लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के दौर में जो लॉकडाउन की घोषणा की गई, तो घोषणा करने के बाद पहले ही संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस लॉकडाउन के पीरियड का हमें एक अवसर में बदलना है। यह जो उनका बात है अवसर में बदलने की बात, उसके पीछे एक साजिश नजर आती है। वो इस रूप में कि इस पीरियड में वो नौ उदारवादी नीति को तेजी से आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। कारपोरेट जगत को ज्यादा से ज्यादा लूट देने की छूट वो दे सकते हैं और मेहनत कशों, किसानों, मजदूरों, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक बोझ डाल सकते हैं। और इसके चलते जो लोगों में असंतोष होगा, जिनकी आवाजें उठने की जो संभावना पैदा होगी, उस आवाज को दबाने के लिए पूरे इस पीरियड का इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए काले कानून पहले से ही उन्होंने रखा। हम इस पीरियड में देखते हैं, और जैसा कि कल कॉमरेड वृंदा जी ने बताया, जो किस तरीके से पूरे देश भर में विरोध की आवाज दबाने के लिए जनतंत्र का गला घोटा गया। जो राजनीतिक विरोधी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जो केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध में आवाज उठाते रहे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा करके पिछले दिनों और इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाता रहा। और किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो सीए विरोधी आंदोलन में शामिल हुए थे, महिलाएं, छात्र, बुद्धिजीवी, पिछले दिनों उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेलों में बंद किया गया। ये सब चीजों का विस्तार से कॉमरेड ने चर्चा की है। मैं अपने बिहार के संदर्भ में जब देखता हूं तो यह स्पष्ट है कि बिहार की सरकार, ये भाजपा जदयू की सरकार भी उसी रास्ते पे चल रही है। नीतीश जी, ये बात ठीक है कि वो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके वो पूरी तरह से आरएसएस के सामने उन्होंने घुटना टेक दिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर केंद्र सरकार चल रही है, और लोकतांत्रिक तरीका अख्तियार करना, तानाशाही पूर्वक तरीके से आरएसएस के एजेंडे को लागू करना, ठीक उसी रास्ते पर नीतीश सरकार भी आज दिखाई पड़ रही है। हम एक दो बातों की चर्चा करना चाहेंगे कि कोरोना वायरस से मुकाबला करने में, उसको नियंत्रित करने में नीतीश सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। लाखों मजदूर आए, प्रवासी मजदूर बिहार लौटे, उन्हें काम देना, उन्हें राशन देना, उनको आर्थिक मदद देना, ज्यादा से ज्यादा जांच करना, इस 4 महीना के पीरियड में, लॉकडाउन के इस पीरियड में स्वास्थ्य क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना, ये जो काम, जो प्राथमिक काम सरकार की जिम्मे थी, उन कामों को करने में सरकार पूरी तरह विफल रही। और आज बिहार के अंदर
विरोध की आवाज को ही सिर्फ नहीं दबाया जा रहा है, बल्कि सामंतों का, अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है। दलितों, अति पिछड़े जाति के ऊपर, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के ऊपर इस बीच में हमले तेज हुए हैं, राजनीतिक हत्याएं तेज हुई है, और लगता है कि यहाँ दो तरह की कानून चल रही है। एक कानून है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए, और दूसरा कानून है जो विपक्ष में जो विरोध करने वाले लोग हैं दमन करने के लिए। आज इसी रास्ते पर नीतीश सरकार दिखाई पड़ रही है, और स्वाभाविक है इनका विरोध। लोगों में आक्रोश व्याप्त है, लोगों में असंतोष है जो इनकी विफलता रही है इस पीरियड में। उस विफलता के चलते ही आक्रोश एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले सकता है। लेकिन यह जो लॉकडाउन है, यह जो महामारी है, यह महामारी, यह लॉकडाउन एक तरह से सरकार के लिए, नीतीश सरकार के लिए सुरक्षा कवच बन गया होता प्रतीत हो रहा है। बिहार में पहले से ही जनवादी अधिकारों पर हमले होते रहे, और इस पीरियड में जनवादी अधिकारों पे हमले और भी तेज हुए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आप देखे होंगे कि 25 फरवरी से बिहार में शिक्षकों का हड़ताल शुरू हुआ, और मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद और पूरे पीरियड में सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एक बार भी शिक्षकों के प्रतिनिधियों से कोई वार्ता नहीं की, जबकि 5 लाख, तकरीबन 5 लाख शिक्षक हड़ताल, हाई स्कूल के शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, नियोजित शिक्षक, ये सभी हड़ताल में चले गए। और उनकी मांग क्या थी? समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, सेवा शर्त लागू करो, और जो भी नियोजित और ठेके पे बहाल शिक्षक हैं उनका अस्थायी कर। ये उनकी वाजिब मांगे थी। लेकिन सरकार या शिक्षा मंत्री या कोई भी सरकार के प्रतिनिधि ने यह वाजिब नहीं समझा, शिक्षक नेताओं से, संगठनों के प्रतिनिधियों से एक बार भी बातचीत नहीं की, और इतनी लंबी अवधि में करीब 62 शिक्षकों की मौत हो गई, क्योंकि 4 महीने उन्हें 4 महीने की अवधि का कोई तनख्वाह नहीं मिला, और जिसके चलते संकट ज्यादा गहरा गए उनके परिवार में, शिक्षकों के परिवार में, और 62 शिक्षकों की मौत हो गई। शिक्षक संगठनों का कहना रहा कि ये जो मौत हुई है वो स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों के चलते, उनके अनडेमोक्रेटिक जो उनके रास्ते रहे, जो कभी वार्ता नहीं किया, उसके चलते, और संवेदनहीनता और लोकतांत्रिक कदम के परिणाम के चलते इतने बड़ी संख्या में शिक्षक की मौत हुई। और हम शिक्षक आंदोलन के साथियों को बधाई देते हैं कि सरकार ये प्रयास करती रही उनके आंदोलनों को कमजोर करने का, उनको तोड़ने का, उनके ऊपर दमन चलाए गए। करीब 30,000 शिक्षकों के ऊपर एफआईआर लॉन्च किए गए ये अप्रैल मई के महीने में, और सैकड़ों शिक्षकों को अपने पदों से उन्हें निलंबित किया गया, हेडमास्टर के पदों से निलंबित किया गया, ऊपर ज्यादती की गई। यह सरकार, नीतीश सरकार का रुख पूरे लॉकडाउन के पीरियड में घोर जन विरोधी, घोर अलोकतांत्रिक, असंवेदनहीन रहा। और आखिर में जब शिक्षक यूनाइट रहे, मैट्रिक का एग्जाम, इंटर का एग्जाम, उसका रिजल्ट पेंडिंग, शिक्षक ने साफ कर दिया हम कॉपी नहीं देखेंगे, तो मई में आकर के सरकार को शिक्षक आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और आश्वासन देना पड़ा, जिसके आधार पे शिक्षक हड़ताल समाप्त हुए और दमन की कार्रवाई को उन्हें विड्रॉ लेना पड़ा। यह है बिहार सरकार की विरोधी और लोकतांत्रिक कदम। दूसरी तरफ आज ही हमें पता चला, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी अभी कोरोना जैसे महामारी में कार्य में लगे हुए हैं, उनको वेतन नियमित भुगतान करना है। अगर नियमित भुगतान नहीं होता तो सरकार की यह भूमिका आपराधिक भूमिका मानी जाएगी। लेकिन बिहार में
बिहार में हमारे साथी जो हेल्थ में काम करते हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया तकरीबन 2 महीने से ज्यादा दिनों से उनके तनख्वाह रेगुलर नहीं मिल रहे हैं और एक दिन भी उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी, एक दिन भी छुट्टी नहीं। और 8 घंटे के बदले 12 घंटे 14 घंटे आज उन्हें काम लिया जा रहा है। अब किस तरह का रास्ता सरकार अख्तियार कर रही है? जो इसमें काम कर रहे हैं, अस्पतालों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप उनको नियमित वेतन नहीं दीजिए, उनको छुट्टी नहीं दीजिए, आराम के लिए कोई समय नहीं दीजिए, तो आप समझ सकते हैं ये कितना जो है ज्यादा ये डिक्टेटर के तरफ आज जो है सो सरकार काम कर रही है। और यह सरकार भी जिस तरह से दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री हैं और वहां का पूरा पुलिस महकमा उन्हीं के जिम्मे है, जिस तरह का रास्ता दिल्ली में अख्तियार किया गया, उसी तरह का रास्ता बिहार की सरकार ने भी अख्तियार करने की कोशिश की। आपको हम बताएं कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक लाए गए और उसके खिलाफ जो बड़ा आंदोलन हुआ, बिहार बंद हुए, ये दिसंबर जनवरी में, और उस वक्त में पूरे बिहार के अंदर हमारे वामपंथी दलों के और दूसरे कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं पे केस दर्ज किए गए, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को पता नहीं। और इसी जून महीने में 16 जून की बात है, जब भागलपुर के हमारे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पार्टी के कार्यक्रम से वापस लौटे, अपने घर आए, पुलिस गई और उन्हें गिरफ्तार कर ली। और तब उन्हें पता चला कि ये विरोधी जो आंदोलन हुआ भागलपुर में, बिहार बंद में जो शामिल हुए, जन आंदोलन में शामिल हुए, उसके तहत उनके ऊपर 2 FIR और उन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर के जेल में नहीं रखा, बल्कि कोरोना से ज्यादा संक्रमित जिला मुंगेर जिला के जेल में उन्हें डाल दिया गया। और सिर्फ हमारे पार्टी के जिला सचिव ही नहीं, बल्कि दूसरे दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर भी मुकदमे किए गए और उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश आज जारी है। आपको हम बताना चाहते हैं, अभी 2 दिन पहले गोपालगंज में एक पुल, महासेतु, वह ध्वस्त हो गया, पानी में ध्वस्त हो गया। 16 जून को, मात्र 1 महीना पहले 16 जून को मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था और 15 जुलाई को वो पुल का जो अप्रोच रोड है वो ध्वस्त हो जाता है। वहां के स्थानीय लोगों ने यह आवाज उठाया, इतना जल्दी, जो 264 करोड़ रुपए से निर्मित 8 वर्ष जिस पुल के निर्माण में, जिस अप्रोच रोड के निर्माण में समय लगा, आखिर घंटों में वो कैसे ध्वस्त हो गया? इसके अंदर भ्रष्टाचार है, इसके अंदर घटिया किस्म के जो सामग्री इस्तेमाल किए गए और उसमें जो संलिप्त है इंजीनियर, ठेकेदार और इसको संरक्षण देने वाले राज्य नेता, वो लोग जिम्मेदार है। इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच कराइए, FIR लॉन्च कीजिए। और यह सवाल वहां के स्थानीय नागरिकों ने, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाया, तो उनके ऊपर 3 FIR लॉन्च किए गए, 3 FIR लॉन्च किए गए। आपको ताज्जुब होगा, इसी महीने के पहले सप्ताह में अररिया में एक युवती, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना घटती है, और वो युवती दौड़े हुए आती है महिला कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के पास, और उसकी मदद से पुलिस पे जब दबाव बनाया जाता तो FIR लॉन्च होता है। और जब वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराने जाती है, तरह तरह के सवाल उससे पूछे जाते हैं। वो भूखी है, परेशान है, वो सामूहिक बलात्कार की शिकार हो चुकी है, उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। थोड़ा वकझक हुआ, थोड़ा उलझ गई और उसके चलते उस पर FIR हुआ और उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और उसकी मदद में, उसके सहयोग में 2 महिला कार्यकर्ता जो आई, उन महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर भी FIR दर्ज हुए और उसी वक्त उसे गिरफ्तार करके अररिया जेल में नहीं रखा गया, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर समस्तीपुर के एक अनुमंडल स्तर के साधारण जेल, दलसिंह सराय के जेल में उसे डाल दिया गया। आज प्रसन्नता की बात है कि 250 से ज्यादा वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बुद्धिजीवियों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों के नेताओं ने
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा और पटना हाई कोर्ट ने उससे संज्ञान लिया है और उसमें विमर्श हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 जुलाई को दरभंगा जिला के पतौर गांव में एक दलित बच्ची 14 साल की ज्योति, उसके साथ वो आम के बगीचे में उसका डेड बॉडी मिला, उसके साथ बलात्कार की घटना, उसके साथ हत्या करने की घटना। और यह जब प्रकाश में आई तो स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए, उसके प्रोटेस्ट में आ गए। और जब बलात्कारी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई तो वहां पे बर्बर लाठी चार्ज हुए और रात के 8 बजे 9 बजे घरों में घुस करके महिलाओं को खींच खींच करके पुलिस ने बहुत ब्रूटल लाठी चार्ज किया और 150 स्थानीय लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए। और अभी तक जो मुख्य अभियुक्त है वह पकड़ा नहीं गया है। किस रास्ते पर बिहार की सरकार चल रही है? पूरी तरह से बिहार की सरकार विरोध बर्दाश्त करने के लिए आज तैयार नहीं है। खुद हम लोगों पर एफआईआर किए गए। यहां पटने में, बिहार की राजधानी पटने में जो जनवरी महीने में, दिसंबर महीने में जो आंदोलन हुए, जो बंद हुए, जो ट्रेड यूनियन के आंदोलन थे, वामपंथी दलों के सभी राज्य सचिवों, ट्रेड यूनियन के राज्य स्तर के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं पे 4 एफआईआर दर्ज किए गए और किसी भी कार्यकर्ता को पता नहीं। और अभी इस पीरियड में पटना का दरोगा सभी को फोन कर रहा है कि आप लोगों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज है, आप लोग जमानत लीजिए वरना हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा सकता है। तो इस तरह की बातें आज चल रही है बिहार के अंदर। मतलब विरोध की आवाज को जैसे भी हो उसे दबा देना है और इसी रास्ते पर नीतीश जी की सरकार आगे बढ़ रही है। पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, मात्र 4 स्टूडेंट अप्रैल महीने में ही, जब लॉकडाउन था उस पीरियड में, उन्होंने पोस्टर हाथ में लेकर के सिर्फ गेट पर वो खड़ा हुए, पोस्टर लेकर के, जो कोटा में विद्यार्थी जो फंसे हैं उनको सुरक्षित उनके घरों तक राज्य सरकार पहुंचाए। यह सरकार का जिम्मेदारी है। और 4 विद्यार्थी जो पोस्टर लेके जो डिमांड उठा रहे थे, पुलिस आई, उन्हें उठा के ले गई, उनके ऊपर एफआईआर कर दिया, जेल में बंद कर दिया और तकरीबन 2 महीने उन्हें जमानत नहीं मिली और जेल के अंदर उन्हें बंद रखा गया। तो दिल्ली की तरह दूसरे राज्यों में भी और खास तौर से बिहार में भी विरोध की आवाज को ये नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार आज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और अपने विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं, ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं पे आज वो दमन का रास्ता जो है सो अख्तियार कर रही है। इस पीरियड में हम देखते हैं एक तरफ विरोध की आवाज को दबाने के लिए एफआईआर लॉन्च होते हैं, पुराने केस में जो एफआईआर दर्ज किए गए उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश होती है, गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरी तरफ पूरे बिहार में सामंती ताकतों का, अपराधियों का मनोबल काफी ऊंचा होता है, भूमाफियाओं का मनोबल काफी ऊंचा होता है। पूरे देश के लोगों को मालूम है बिहार एक सामंती प्रदेश है और इस सामंती प्रदेश में सामंतों के तरफ से लगातार गरीबों पे हमले, दलितों पे हमले, महिलाओं पे हमले होते रहे, लेकिन खास तौर से इस लॉकडाउन पीरियड में वो हमले और बढ़ गए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाने बनाए गए। हमारे साथी जगदीश चंद्र बसु, पार्टी के नेता, खगड़िया जिला के किसानों के लोकप्रिय नेता, वो अपने पंचायत के अंदर एक वार्ड में मीटिंग करके लौट रहे थे। वहां जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, इस लॉकडाउन की अवस्था में उन्हें कुछ राहत देना है और दिन दहाड़े सामंती अपराधी घात लगा के बैठे हुए थे और कमरेड जगदीश चंद्र बसु को गोली मार के हत्या कर दी गई। यह हत्या नहीं हो सकती थी अगर उससे पहले उसी पंचायत में एक टीचर की हत्या हुई और उस टीचर के हत्यारों को गिरफ्तार करने का आंदोलन का नेतृत्व कमरेड जगदीश चंद्र बसु कर रहे थे। उन हत्यारों को अगर पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया होता
तो शायद यह संभव था कॉमरेड जगदीश चंद्र बसु की हत्या ना होती, लेकिन टीचर के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया और आखिर में कॉमरेड जगदीश चंद्र बसु शहीद हो गए। कुछ ही दिनों के बाद खगड़िया के अंदर ही हमारे दूसरे साथी की हत्या कर दी गई। उधर आप देखेंगे तो गोपालगंज जिले के अंदर ट्रिपल मर्डर एक साथ, राजनीतिक विरोधी को खत्म करने के लिए वहां का जो स्थानीय विधायक, जनता दल यू का वाहवाली विधायक, उसके षड्यंत्र के चलते वो हत्याकांड हुआ। वो जिसको हत्या करने के लिए वो गए थे वो तो किसी तरह बच गया, घायल होकर के उसे गोली लगी, पटना में इलाज कराया, उसका जान बच गया, लेकिन उसके पिताजी, उसकी माँ, उसका छोटा भाई ऑन स्पॉट वो मारा गया। विधायक का नाम दर्ज है, एफआईआर में दर्ज है, लेकिन विधायक आज तक नहीं पकड़े गए और विधायक की गिरफ्तारी की मांग जिस किसी ने भी उठाया, राजनीतिक कार्यकर्ता जो किसी ने उठाया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए। आज इस तरह की घटनाएं बिहार के अंदर बढ़ रही है। भोजपुर के अंदर इसी लॉकडाउन के पीरियड में एक दलित परिवार, सामंती प्रवृत्ति के सवर्ण जाति के लोग वहां गए और उनसे, उनके घर में वो मुर्गा पालते थे, उससे मुर्गा ले लिया खाने के लिए और उसने कहा जो हुजूर हमें कुछ पैसा दीजिए, हमारा भी कुछ संकट चल रहा है। भक-झक हुआ और वहीं पे उसे गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। और ये दो चार उदाहरण ही सिर्फ नहीं है, बिहार के अंदर दर्जनों ऐसे घटनाएं हैं जिन घटनाओं का मैं चर्चा किया हूं, लेकिन इसके तरह सभी जिलों में सामंती अपराधी जो माफिया गिरोह है उसके तरफ से हमले तेज हुए हैं दलितों के ऊपर। बेगूसराय के अंदर अति पिछड़े जाति के 2 नौजवानों की ब्रूटल पिटाई हुई पुलिस के द्वारा। एक अति पिछड़ी उद्धार नौजवान अपने ही गांव के एक भूमिहार परिवार की लड़की से प्यार किया और वो शादी कर ली। ये नागबार गुजरा, संजोग से उसी जाति का दरोगा वहां था और उस लड़की के परिवार और दरोगा के बीच डील हुआ और उसको गिरफ्तार करके थाने में लाया और थाने में वो टंगा हुआ लाश मिला और पुलिस कही यह जो है स्वयं सुसाइड कर लिया है। ये सवाल उठता है, जब थाना में जिसको आप गिरफ्तार करके नौजवान को लाते हैं वो कैसे अपने खुद लटक जाएगा, पंखे से लटक जाएगा, सुसाइड कर लेगा? यह बिल्कुल झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी है। और उस हत्या के खिलाफ एक नौजवान, दूसरा नौजवान जो अति पिछड़ी जाति से आता था, सोशल मीडिया के द्वारा वो जस्टिस की मांग कर रहा था। सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा पुलिस के खिलाफ वो बराबर लिख रहा था, जनता को जागरूक कर रहा था। इसी कसूर के चलते थानादार ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे बुरी तरह पिटाई की और उसे इतनी बुरी तरह पिटाई की तो 3-4 दिन अस्पताल में किसी तरह वो जिंदा रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। भर भर पिटाई की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे बिहार में आज अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा है और बिहार में तो भूमि का केंद्रीकरण है, पूरे देश के लोग जानते हैं। सीपीआईएम और वामपंथी दलों के आंदोलन के चलते हमने बहुत सारे गरीबों को सीलिंग से फाजुल जमीन, सरकारी जमीन, भूदान की जमीन पर उनको काबिज करवाया। आज 40 बरस से 50 बरस से वो वहां पे रह रहे हैं, उनकी झोपड़ियां बनी हुई। ये लगातार भाजपा जदयू की सरकार में लगातार ये षड्यंत्र किए जाते रहे, क्योंकि जो फ्यूडल है, जो भूमि माफिया है, जो अपराधी है, उनका गठजोड़ है, पुलिस के साथ गठजोड़ है और इस गठजोड़ को संरक्षण राज्य सरकार से मिलती है। स्टेट पावर में जो राजनीतिक दल है भाजपा और जदयू, उसकी तरफ से मिलती है और इस पीरियड का वो इस्तेमाल करके कई जगहों पे उन्हें जमीनों से बेदखल करने के लिए हमले किए गए। बेगूसराय के बाजितपुर में अभी हमले हुए, सामंती तत्वों के द्वारा गोलियां चलाई गई
जिनके घर बने हुए हैं, भूमिहीन लोग, उनको गोली लगी, वो घायल हुए। हमारे एक कॉमरेड की बेटी को 12 बजे रात में उनके घरों में घुस करके बुरी तरह से उसे पिटाई की गई, हाथ पैर तोड़ डाला गया। पटना अस्पताल में उनका इलाज पिछले दिनों चला। मधुबनी के बगल में रांची में पिछले ही साल वहां दलितों ने सिलिक की फाजिल जमीन पे झोपड़ियां बनाई है, और इसी लॉकडाउन के पीरियड में मई महीने में सामंती अपराधियों ने जाके उस झोपड़ियों में आने झोपड़ियां जल गई। गया के अंदर जहां प्रमोद दास गुप्ता नगर हमने बसाया है, 40 वर्ष 50 वर्ष से वहां लोग रह रहे हैं, वहां नोटिस दी गई है सीओ की तरफ से, वीडियो की तरफ से, आप इस जमीन को खारिज कीजिए, आपके जो पर्चे हैं उसको जो है सो खारिज किया जाता है। लेकिन वहां के साथी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये 2-4 एग्जाम्पल हमने दिया, ये पूरे बिहार भर भू माफिया का हमला आज तेज हो गया है और गरीबों को उनके जमीन से दखल करने का पूरा प्रयास चल रहा है। तो इस कदर हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन का पूरा फायदा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें इस अवसर का इस्तेमाल करना है, अवसर को बदलना है, अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने में, कारपोरेट को ज्यादा मुनाफा देना है, सांप्रदायिक एजेंडा को आगे बढ़ाना है, गरीबों की आवाज को दबाना है, जो समाज में कमजोर लोग हैं उनकी आवाजों को दबाना है। तो यह चीज हमें बिहार के अंदर भी आज जो है वो पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। लोगों को जीने का अधिकार है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, इस देश के हर नागरिक को, हर इंसान को उन्हें जिंदा रहने का अधिकार है। हम लोगों ने देखा किस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया, बिना तैयारी का, बिना कोई योजना का, अवैज्ञानिक तरीके से प्रचार किए गए। थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिया जलाओ, कोरोना को भगा दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? आज उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और सरकार की जो जिम्मेवारी थी, प्राथमिक जिम्मेवारी थी, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, तो उस बीच में सारे जो प्रवासी मजदूर हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनका पूरा इंतजाम करें। लेकिन क्या सरकार पूरा इंतजाम की? और नीतीश जी इस मामले में इनका जो अप्रोच दिखाई पड़ा, बहुत ही क्रूर, बहुत ही बर्बर, मजदूर विरोधी, मेहनत कश विरोधी। उनका जब धैर्य टूट गया प्रवासी मजदूरों का, वो अपना घर आना चाहते थे, भूखे रहेंगे, मरेंगे अपने परिवार के साथ अपने जन्मभूमि पर। लेकिन नीतीश जी कहते रहे बिहार किसी को घुसने नहीं देंगे, कोई बिहार नहीं लौट सकता, वहीं रहो, वहीं इंतजाम करो। लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। और जब धैर्य टूट गए, मजदूर रोड पे आ गए। सूरत के अंदर बिहारी मजदूर बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश के मजदूर, झारखंड के मजदूर और दूसरे राज्यों के मजदूर सूरत में, अहमदाबाद में, बंबई में, बंगलौर में और देश के दूसरे बड़े बड़े शहरों में हजार मजदूर रोड पर आ गए। उनके अंदर बेचैनी थी, यहाँ भी हम अब मर रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई उपाय नहीं है। मालिक, जो मकान मालिक, किरायादार, वो हमें घर से निकाल रहा है, खाने के लिए कोई पैसे नहीं। चलो अपने घर चलो, अपने वतन चलो। सरकार को चाहिए था उनका इंतजाम करना, उनके घरों तक पहुंचाना, उन्हें जिंदा रहने का जो मौलिक अधिकार है उस अधिकार की रक्षा करना। लेकिन उसके उल्टे लाठियां चलाई गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो घायल हुए, उनके जेल में बंद किए गए। इसके बावजूद जब लाखों मजदूर चल दिए पैदल हजार हजार किलोमीटर, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, और उस दौरान सैकड़ों मजदूरों की मौत हुई, दर्दनाक मौत। नहीं जाना चाहता। क्या वो मौत स्वाभाविक था या उनको एक तरह से हत्या की गई? उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेवार है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां, नरेंद्र मोदी और नीतीश सरकार की वो मजदूर विरोधी नीतियां, जिन्होंने उनके जो जीने का अधिकार है उन अधिकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं किया।
और उनके घरों तक नहीं पहुंचाया। और जब वो लौटे अपने बिहार, जब आंदोलन के दबाव में सरकार फोर्स हो गई, लोग तो चल दिए थे, तब श्रमिक ट्रेन चलाना उन्होंने शुरू किया। पहले कहा गया कोई किराया नहीं लिया जाएगा, बहुत विवाद हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उसमें भी जब बिहार में मजदूर आए, कैसे उनको उनके घरों तक पहुंचाने से पहले क्वारंटाइन सेंटर हर पंचायतों में, हर प्रखंड स्तरों पे घोषणा की गई, लेकिन क्या हालत था, कुव्यवस्था, न खाने का इंतजाम, न रहने का इंतजाम, न कोई साफ सुथराई, न कोई जांच पड़ताल। एक तरह से वो लूट का अड्डा हो गया क्वारंटाइन सेंटर। पहले कहा गया 21 दिन, बाद में कहा 14 दिन, फिर घटा के 7 दिन, और उसमें भी भारी लूट। और कई जगहों पे जब प्रवासी मजदूर जो उसके अंदर रख दिया गया था, उन्होंने जब आवाज उठाई तो उनके ऊपर लाठियां चली। मैं उसमें एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। दरभंगा के सिंहवाड़ा में जो वहां का अथॉरिटी था, सीओ, उसने कहा अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो तुम हमें व्हाट्सएप पर भेजना। और व्हाट्सएप पर एक नौजवान वीडियो बना के भेजा कि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का अभाव है सर, हमें खाना नहीं मिल पा रहा है। तो वो सीओ लौटता है दूसरे दिन और कहता है कौन लड़का है, और वो लड़का को पकड़ के रूम में बंद करके बुरी तरह पिटाई किया। इतनी पिटाई किया कि उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और हॉस्पिटलाइज होने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसी मजदूर के ऊपर एफआईआर कर दिए गए। हमारी पार्टी ने और विभिन्न राजनीतिक दलों ने उस अवसर पर एफआईआर करने का, उसे गिरफ्तार करने का और जांच करने का मांग उठाया, लेकिन नीतीश कुमार किसी को सुनने के लिए तैयार थे। यह तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा। और क्वारंटाइन सेंटर को भी 15 जून के बाद बंद कर दिया गया। यह है नीतीश सरकार की बर्बर भूमिका, और उसी के चलते आज बिहार में भी संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा, उसका विस्तार हो रहा। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। ये 4 महीने के अंदर इनको जो समय मिला, इसमें जो तैयारी करनी चाहिए थी, आज भी बड़े पैमाने पे जो जांच होनी चाहिए, वो जांच और वो स्वास्थ्य सेवा को जो ज्यादा डेवलप करना है, उसका कोई विस्तार ये और मजबूत करने का काम ये नहीं कर सकता। और जब ये मजदूर लौट के आए, इन्होंने तो कहा बरबोलापन, बार बार बोलते रहे, अब आप आ गए हो तो बिहार में रहो, फिर लौटने की जरूरत नहीं है दूसरे राज्यों की, आपको हम काम देंगे, आपको पूरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन हुआ क्या? कोई काम मिल रहा है क्या? मनरेगा में कोई काम नहीं। अभी तो वर्षा का टाइम है, सारे काम बंद हो गए। थोड़ा बहुत काम मिला भी, मजदूरी कितनी, 200 रुपये। कौन है आज का मजदूर 200 रुपये में इतना मिट्टी काटेगा? उसके अलग फार्मूले हैं, वो भी डेली वेज नहीं है। 10 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, इतना गहरा मिट्टी जो काटेगा, 15 फीट बाहर जाके जो फेंकेगा, उसी श्रमिक को 200 रुपया मिलेगा। आप समझ सकते हैं? हम लोगों ने डिमांड किया कम से कम 500 रुपया उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, और वो भी काम सीमित में, कहीं 50, कहीं 100 काम 50 लोगों का, मजदूर है 1000, 500, कहां से काम मिलेगी? और आज कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है। 5 किलो, हम लोगों ने 10 किलो अनाज का डिमांड किया, प्रधानमंत्री बिहार की सरकार ने 5 किलो। क्या वो 5 किलो अनाज भी सभी को मिला? बिना राशन कार्ड धारियों को मिला? नहीं मिला। नए राशन कार्ड बनाए गए, लेकिन वो भी बंटवारा नहीं हो सका। और इसके चलते मजबूर होकर के अब पुनः मजदूर आज वापस लौट रहे, फिर से प्लान कर रहे हैं, और उनको ले जाने के लिए बस आ रहे हैं, एयर कंडीशन बस, ट्रेनों में एसी में उनको टिकट रिजर्व कराए जा रहे हैं, और एडवांस पैसा मालिकों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा उनके घर चलाने के लिए दिए जा रहे हैं। और मजदूर बेचारे दुखी मन से, भारी मन से, आखिर क्या करेगा वो बेचारा बिहार के अंदर? वो मनी ऑर्डर भेजता था तो उसका चूल्हा चलता था, आज वो लौट रहा है। लेकिन नीतीश जी ने इसी बीच में एक अपना गृह विभाग के द्वारा चिट्ठी भेजा, बिहार के एसपी के नाम, कलेक्टर के नाम, वो चिट्ठी है हमारे पास। उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा? उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि जितने मजदूर आ रहे हैं, लाखों मजदूर,
हम उन्हें काम नहीं दे सकते, हमारे पास उतना काम नहीं है, और जब हम काम दे नहीं सकते तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, चोरी डकैती तेज होगी। इससे निपटने के लिए प्रशासनीय स्तर पर पूरी तैयारी हो। ये क्या बतलाता है? ये बताता है आप जानते हो आप उन्हें काम नहीं दे सकते, उनकी आवाज उठेगी, वो आंदोलन करेंगे, वो विद्रोह करेंगे, मरता क्या नहीं करता, तब आप उस पर दमन करोगे, लाठियां चलाओगे, गोलियां चलाओगे, एफआईआर करोगे, उन्हें जेल के अंदर बंद करोगे, और इसके लिए आप बाकायदा लिखित चिट्ठी जारी करते हैं। यह है रास्ता नीतीश सरकार का रास्ता, यह है रास्ता सुशील मोदी का रास्ता। इन्हें जनता से कोई हमदर्दी नहीं है, प्रवासी मजदूरों से कोई हमदर्दी नहीं है, गांव और शहर के मजदूरों से कोई हमदर्दी नहीं है। ये तो चले चुनाव के लिए ज्यादा बेचैन है, मैं चुनाव पर बात करूंगा, लेकिन मैं ये जिक्र कर रहा हूं आज बिहार की स्थिति पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और सरकार का तभी इनका दोहरा मापदंड, दो तरह की नीति है पूरे इस दौर में। अगर आप देखिए सत्ता पक्ष में किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं, लेकिन जो विपक्ष में है उनके ऊपर, गरीबों के ऊपर दमन के डंडे इस बीच में ज्यादा से ज्यादा जो है वो तीव्र हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सरकार किस ओर में जा रही है। बिहार में चुनाव का बहुत ज्यादा चर्चा है और चुनाव अक्टूबर नवंबर महीने में निर्धारित है। सत्ताधारी दल भाजपा और जदयू इस लॉकडाउन के पीरियड, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, इसे अवसर में बदल डालो, और उसी रास्ते पर यहां बिहार में भाजपा जदयू इसमें लाभ उठाना चाहती है और इस चुनाव को एक तरह से वह अपहरण कर लेना चाहती है। वो जो है सो ये सत्ता के लालची लोग हैं, जनता के कॉस्ट पे ये सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का मर्डर, डेमोक्रेसी को गला घोट के जैसे भी हो, और लोकतांत्रिक तरीके से, गैर जनतांत्रिक तरीके से, सत्ता सत्ता सत्ता, सिर्फ उनके लिए एक ही मकसद है, सत्ता। बहुत हैरत की बात है, शायद आपको पता होगा बिहार का उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, लॉकडाउन में ही मई के पहले सप्ताह में उनका एक बयान आया, डेट मुझे अभी याद नहीं है, और उन्होंने कहा कि चुनाव समय पे होना चाहिए और ऑनलाइन वोटिंग के जरिए संपन्न होना चाहिए। हम उसी वक्त समझ गए, हमारी पार्टी उसी वक्त समझ गई, और सबसे पहले प्रोटेस्ट भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बिहार राज्य कमेटी की तरफ से मैंने किया, और उसके बाद सारे वामपंथी दल और बिहार की सारी विपक्ष की ताकतें विरोध में खड़े हो गई। हमें उसी वक्त लगा ये शासक वर्ग की एक सोची समझी साजिश है कि इस अवसर का इस्तेमाल करो और चुनाव को एक तरह से अपहरण कर लो, हड़प जाओ। और इसका दूसरा आगे बढ़ता हुआ उदाहरण हम आपको सामने रखें। 7 जून को डिजिटल रैली आयोजित की गई, और डिजिटल रैली के लिए बिहार के हर गांव, बूथ आधारित, कस्बे में, मोहल्ले में, शहरों में एलईडी स्क्रीन लगाए गए, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए, और अमित शाह की रैली, वर्चुअल रैली, दिल्ली से अमित शाह ने भाषण दिया। कितने रुपए खर्च हुए? 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए। चुनाव आयोग ने कोई नोटिस लिया? कहां से इतने पैसे आ रहे हैं, कहां से इतने पैसे आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। और आज हर विधानसभा आधारित वर्चुअल रैली,
वर्चुअल रैली आयोजित की जा रही है और दिल्ली में, पटना में बैठ के नेता लोग भाषण दे रहे हैं। कितने करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार नोटिस नहीं किया। और सिर्फ एलईडी स्क्रीन ही नहीं लगाए गए, बल्कि हर एलईडी स्क्रीन के सामने बैठने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया गया। खुद पटने के अंदर आज उनके राज्य कार्यालय में 100 कार्यकर्ताओं की जांच हुई है, जिस जांच में 75 कोरोना संक्रमित निकले हैं। बड़े बड़े नेता कोरोना संक्रमित निकले हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? क्या इन लोगों पर कोई एफआईआर होगा? ये क्या भीड़ जुटाने के लिए इन्हें किसने इजाजत दी? वर्चुअल रैली के माध्यम से। लेकिन विपक्ष, ट्रेड यूनियन के 10-20 साथी ये 12 घंटा जो 8 घंटे से कर रहे हैं, अगर कहीं रोड पे खड़े हो गए, पोस्टर लेकर के नारा लगा दिया, तो सीटू के महामंत्री पर एफआईआर हो जाएगा, दूसरे ट्रेड यूनियन के नेताओं पे एफआईआर हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गर्भवती, उसे गिरफ्तार किया गया। नागरिक समाज के कार्यकर्ता बुद्धा पार्क के सामने खड़े होकर पोस्टर लेकर के रिहाई की मांग के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। कहां ले जाना चाहते हैं बिहार को? और अब जनता दल यू भी वर्चुअल रैली आयोजित कर रही है। रोज उनके नेता पटना में बैठ करके भाषण दे रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी विषय पर विमर्श करने के लिए पिछले 17 जून को पटना चुनाव आयोग के कार्यालय मीटिंग बुलाई गई, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मीटिंग। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि वहां गए, तमाम विपक्ष के प्रतिनिधि आए वहां। हम लोगों ने लिखित प्रतिवेदन दिया कि नहीं, हम इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन भाजपा और जदयू के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्चुअल रैली, ऑनलाइन, इसके जरिए प्रचार होनी चाहिए और चुनाव जो है ये जो है सो टाइम पर जो है सो निर्धारित किया जाना चाहिए। और उस वक्त कोई ये विमर्श सुनाई नहीं पड़ा, चुनाव आयोग की तरफ से कोई ये प्रस्ताव नहीं था, कोई राय नहीं लिया गया। और बाद में चुनाव आयोग ने एक तरफा ऐलान कर दिया, 65 ईयर जिनका हो गया है उनके लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम होगा। बहुत ताज्जुब की बात है। ये पोस्टल बैलेट हमारे जो गरीब गुरबा हैं, मुसहर है, दलित है, भूमिहीन है, खेत मजदूर है, कभी स्कूल नहीं गया, उसको कैसे ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है वो उसे ट्रेनिंग देना पड़ता है। और पोस्टल बैलेट का इसका मतलब है कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर 20 से 25 हजार वोटर को आप प्रभावित कर सकते हैं। और यह पूरी तरह से भाजपा और जदयू के पक्ष में। हम लोगों ने कहा ये बिल्कुल ही ये जो है सो अनडेमोक्रेटिक है। आपने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कोई राय भी नहीं किया और एक तरफा चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दलों के दबाव में काम कर रही है। यह कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। यह डाउट क्रिएट होता है जो स्वाभाविक है। और जरा हम विमर्श करें, जो भाजपा और जदयू के द्वारा कहा जा रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये क्या भारी भरकम खर्च वाला कारपोरेट तरीका, ये कारपोरेट तरीका। बिहार में कितने लोग हैं जिनके पास इंटरनेट है या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं? मात्र 37%, 37%। और उस 37% में भी, उसमें भी 80% लोग हैं जो संपन्न हैं, उसमें भी बहुमत लोग। तो ये इंटरनेट
का इस्तेमाल करके ये जो है वो स्मार्टफोन, ब्रॉडबैंड, इसके जरिए चुनाव, इसका मतलब है कि बिहार की जो बहुमत जनता है उस जनता को हम चुनाव अभियान में नहीं जोड़ सकते। और यह भी जो ये इंटरनेट के जरिए, ये वर्चुअल चुनाव प्रचार के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए, ये सत्ताधारी, उनके पास पैसे हैं, कहां से इतने पैसे आते हैं उनका तो हिसाब नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। अपार धन उन्होंने रखा है, इसलिए वो इसमें खर्च कर सकते हैं। और सिर्फ उन्हीं की बातें इस माध्यम से भी मतदाताओं के बीच और उसके एक हिस्से के बीच पहुंच सकती है। लेकिन जो मतदाता अनपढ़ हैं, गरीब हैं, वहां तक ये बात नहीं पहुंच सकती। और सभी राजनीतिक दलों का क्या घोषणा पत्र है, उनके क्या जनता के नाम संदेश हैं, वो कैसे पहुंचेंगे। सभी दलों को चुनाव में समान अधिकार मिलना चाहिए, प्रचार का समान अधिकार मिलना चाहिए, और इसकी बात की गारंटी करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। इसलिए धनबल का जो इस्तेमाल हो रहा 3 महीना पहले से ही, अभी आचार संहिता, अभी चुनाव का पूरा ऐलान नहीं हुआ और 3 महीना 4 महीना पहले से ही भाजपा जदयू के तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर यह पद्धति जो है सो इस्तेमाल किया गया, यह प्रजातंत्र को समाप्त करने की दिशा में एक खतरनाक कदम होगा। ये हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर यह तरीका, चुनाव का जो तरीका अख्तियार किया गया, डिजिटल का तरीका, ऑनलाइन तरीका जो अख्तियार किया गया और ज्यादा पैसा खर्च करने वालों को ज्यादा तरजीह दी गई, सभी दलों को अगर समान अधिकार नहीं प्रचार का मिला और पूरी जनता को अगर चुनाव प्रचार प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, यह जो रास्ता होगा वो बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जनतंत्र को खत्म करने की दिशा में एक खतरनाक कदम होगा। हम लोगों ने मीटिंग में भी कहा और बाद में पटने में 3-4 दिन पहले हम लोगों ने एक ज्वाइंट मेमोरेंडम भी लेफ्ट पार्टी और दूसरे जो विपक्ष की पार्टियां हैं, राजद और दूसरे दल, वो सब इकट्ठा होकर के मेमोरेंडम दिया। और दिल्ली में भी हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी, वामपंथी दलों के और दूसरे दलों के नेता लोग वहां दिल्ली में चुनाव आयोग के पास अपना जो है वो ज्ञापन, मेमोरेंडम उन्होंने सबमिट किया है और बातचीत की है। और फिर आज हमने न्यूज चैनल पर देखा कि चुनाव आयोग ने पटना से एक चिट्ठी निर्गत किया है सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कि आप जो है सो अपना सुझाव भेज डालिए। कितने बार सुझाव दें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये एक बड़ा जो है वो खतरा है बिहार के सामने, देश के सामने। ये जो बिहार का चुनाव है, इस चुनाव को एन केन प्रकारेण चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके भाजपा जदयू जनतंत्र की पूरी तरह से हत्या करके, जनतंत्र का गला घोट करके वो हड़प लेना चाहती है, उस पर कब्जा कर लेना चाहती है। लेकिन बिहार की जनता, सब पूरे देश के लोग जानते हैं, लोकतंत्र की रक्षा में वो हमेशा अगली पंक्ति में रहे हैं। जेपी मूवमेंट, इमरजेंसी के दिनों में भी हर तरह का दमन का मुकाबला किया बिहार की जनता ने, लेकिन लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश रची गई उसको चुनौती दिया, उसको खत्म कराया और पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। बिहार की जनता भी अंदर से बहुत दुखी हैं, उनके अंदर प्रतिरोध आग वो जल रही है और एक न एक दिन वह जन आंदोलन का रूप धारण करेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि शासक वर्ग चाहे जो प्रयास कर ले, दिल्ली की सरकार, राज्य की सरकार, लेकिन जनता जरूर एकताबद्ध होकर संघर्ष के मैदान रहेगी। और जो आज बिहार में और पूरे देश में जनतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है, धर्मनिरपेक्षता की नीति को खत्म करने की साजिश हो रही है, संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है और संघ और भाजपा आरएसएस की जो मनुवादी नीति है उसको थोपने की जो साजिश हो रही है, इसको पूरी तरह से नकार देगी
हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता पे हमें पूरा भरोसा है। हम अपने साथियों से ये कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है, लेकिन हमें अपने को सुरक्षित रखना, अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखना। WHO के जो गाइडलाइन है, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंस बरकरार रखना और भी जो भी सुरक्षा के जो हिदायत दी गई है उसको पूरा जो है उसको अमल करना। और इसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी पे हमले हो रहे हैं और चुनाव हड़पने की जो साजिश रची जा रही है, इसके खिलाफ जनता को हमें लामबंद करना है। जनता के साथ हमें रिश्ता को मजबूत करना है और एक मजबूत प्रतिरोध, एक वैकल्पिक नीति के लिए CPM वाम दलों को हमें ज्यादा से ज्यादा संघर्षों में उतरना पड़ेगा। और दूसरी भी जो भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, डेमोक्रेटिक ताकतें हैं, मुद्दों के आधार पर उनके साथ भी संघर्ष में हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा। हमने बहुत समय लिया कामरेड, करीब 1 घंटा का समय हमें निर्धारित किया गया था और इस विषय पे कल फिर हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य सचिव कॉमरेड हीरालाल यादव अपनी बात को रखेंगे और डेमोक्रेसी की रक्षा में हम सब लोग मिलकर के जरूर संघर्ष में खड़ा रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर अपनी बात समाप्त करता हूं। हमें मौका मिला पार्टी के केंद्रीय कमेटी के फेसबुक लाइव पर बोलने के लिए, इसके लिए हम केंद्रीय नेताओं को हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात